सांगवान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीजेपी नेता रेल यात्रियों से संवाद कर रहे हैं। चंडीगढ़ में आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान के तहत केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आत्मनिर्भर भारत के पर्चे बांटे। सीएम के साथ हरियाणा के तमाम विधायक, मंत्री और सांसदों ने भी स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से मुलाकात की संपर्क किया। लोगों से मुलाकात के दौरान सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है 2047 तक भारत विकसित देश बने, जिसकी शुरुआत चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से संपर्क अभियान के साथ ही हो गई है। सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद भारत दुनिया की चौथी मजबूत अर्थव्यवस्था बनी है। साथ ही सीएम ने लोगों से स्वदेशी अपनाने को लेकर भी अपील की है। बीजेपी नेताओं का रेल यात्रियों से संपर्क अभियान भी सियासत से अछूता नहीं रह पाया। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सीएम ने आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस पर जमकर जुबानी वार किए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने बातें तो बहुत की, लेकिन कांग्रेस ने करप्शन में ज्यादा भरोसा रखा, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास पर ज्यादा विश्वास रखा। कांग्रेस ने देश पर 70 साल तक शासन किया, लेकिन विकास नहीं कर पाए, लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में देश भर में विकास हो रहा है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को जमकर घेरा है। हुड्डा ने कहा कि 2005 से 2014 तक हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार होती थी, तब हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में देश में नंबर 1 था। बीजेपी की 11 साल की सरकार में हरियाणा गुंडागर्दी, करप्शन और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अपने खास कार्यक्रम में इसी खास मुद्दे को लेकर चर्चा हम करेंगे। कांग्रेस बातें तो करती रही, कांग्रेस बोलती तो रही, परंतु भ्रष्टाचार में ज्यादा विश्वास रखा। मोदी जी ने विकास में ज्यादा विश्वास रखा, और नहीं तो वहां प्रसादवा बीजे वहां थे। ऐसी हालत थी, एक कोठड़ी सी थी, कड़ा गारा था। ये 40, 45, 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी देश के ऊपर शासन किया, गारे से निकल करके जाते थे। ये मोदी है कि अमृत भारत स्टेशन के तहत चंडीगढ़ का जीर्णोद्धार, पंचकुले का जीर्णोद्धार और एयरपोर्ट से अव्वल दर्जे का ये स्टेशन बनाने का काम किया। यही विकसित 2014 का आंकड़े देते हैं हम। हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय, प्रति निवेश में नंबर 1 था। आज किस स्थान बैठ रहे हैं हम? बेरोजगारी में नंबर 1 है। पुलिस का आपने देखा भी कितनी % खाली जगह है। मतलब ऐसी स्थिति हो गई है, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, थानों में पुलिस नहीं, कानून व्यवस्था चरमरा नहीं। तो सीएम की ओर से जमकर कांग्रेस को घेरा गया कि 11 साल पहले जब बीजेपी सरकार में नहीं थी, अर्थव्यवस्था के हाल बेहाल थे, अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। कांग्रेस ने करप्शन में ज्यादा भरोसा किया, विश्वास रखा। तो अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस को घेरा गया कि सीएम की ओर से वार पलटवार इसमें देखा गया कि भूपेंद्र हुड्डा ने भी करप्शन को लेकर बीजेपी पर वार कर दिया कि पहले हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार होती थी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में हम नंबर 1 थे, लेकिन अब क्या है, करप्शन के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, गुंडागर्दी के मामले में हरियाणा नंबर 1 हो गया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजवीर रोहिला हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अमित सिवाच कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विजेंद्र रेहडू प्रवक्ता इनेलो, साथ ही केसी मलकानिया वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत रोहिला जी आपसे करते हैं। सीएम कहते हैं कि अभी 2014 के बाद अर्थव्यवस्था की दिशा में देश लगातार पीएम की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, लेकिन विरोधियों ने जमकर घेरा है इस बात को लेकर भी। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा भी दावा कर रहे हैं कि पहले प्रति व्यक्ति आय में भी, प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में भी हम नंबर 1 थे। जी नमस्ते ज्योति जी, प्रवक्ता साथियों को और एक्सपर्ट को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। ज्योति जी, ये जो प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो बार बार कहते हैं, अपने इनसे सहमत हो सकते हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में इनका जो एक नेटवर्क था वो नंबर 1 था पूरे हरियाणा में। प्रति व्यक्ति निवेश में भी वही लोग नंबर 1 थे, क्योंकि इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार की जो एक गंगा बहाई थी, उसमें वो वही लोग तैर गए
और ये पूरे हरियाणा ने देखा है कि लैंड जो मानेसर लैंड स्कैम है, या जो अभी इनका जो एक ओवैसी का तायल करके नाम था वो पकड़ा गया है, या और भी बहुत से जो नेताओं पर केस लगे हुए हैं। तो प्रति व्यक्ति आय में तो इन लोगों ने बहुत कमाया, लेकिन वो सीमित लोग थे। हरियाणा सरकार ने 11 साल में जो किया वो पूरे इतिहास में हरियाणा के सामने है, और उसी के माध्यम से हमें लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका जनता ने दिया था। 2 लाख सरकारी नौकरियां हम लोगों ने बिना खर्ची दी। इनके नेता क्या बोलते थे रैलियों में, जलसे जुलूसों में, गोगी जी से लेकर कुलदीप शर्मा जी के लड़के से लेकर वो इनके शर्मा जी थे, वो जो उधर नहीं, आप नीरज शर्मा की बात कर रहे हो। हाँ, तो आप नीरज शर्मा कहना चाह रहे हो। वो लोग पकड़ पकड़ के डीसीएसपी लगा रहे थे, लेकिन जनता ने उनके इन वादों पर भरोसा नहीं किया, और न ही इनका प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश पर भरोसा किया। जनता को चाहिए कंक्रीट विकास, जनता को चाहिए राहत, वो देने का काम हरियाणा सरकार ने छत्तीस बिरादरी हर वर्ग के लिए किया। चाहे वो 24 फसलों की एमएसपी हो, चाहे वो अंतिम तेल तक पानी पहुंचाने का काम हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, स्टार्टअप की बात हो। हरियाणा में जो 10 साल में स्टार्टअप हुए हैं और 11 साल में इनके हुए थे कांग्रेस का, आप तुलना कर सकते हैं, 10 गुना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं निवेश जो हरियाणा में हुआ है वो हरियाणा में एक इतिहास रच के गया है नायब सैनी जी की सरकार में। और जो इनके टाइम पे जो लोग भाग गए थे, क्योंकि इन्होंने तो जमीनें खरीदी थी, सीएलयू गैंग खड़ा किया था, तो कहीं ना कहीं जनता, ना तो व्यापारियों का भरोसा था इनके ऊपर, ना जनता का भरोसा था। वो बस ये मौके के इंतजार में थे। 2014 में वो मौका आया और जनता ने इनको खदेड़ दिया। और आने वाले समय में भी मैं दावे से कह सकता हूँ, आज आप आत्मनिर्भर की बात की आपने भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या, स्वदेशी का हमने प्रचार करना ज्यादा से ज्यादा। भाई हमारी जो हम इंपोर्ट करते हैं उससे हमारी जो एक वो निर्भरता है वो कम हो। ये एक जागरूक अभियान है जिसमें हमारे सारे मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता और केंद्र के जो हमारे मंत्री हैं वो सब लगे हुए हैं। आज रेलवे स्टेशन पर हमने पर्चे बांटने का काम किया। बेशक ये विपक्षी हमारा मजाक उड़ाए, हमारे गृह मंत्री जी भी जो अमित शाह जी हैं, वो तो प्रचार में खुद घर घर जाते हैं। तो हमारी जो मानसिकता है वो जनता तक कनेक्ट करने की है किसी भी माध्यम से। लेकिन ये लोग जो सपनों में रहते हैं हमेशा, इन लोगों ने 11 साल इनका राज रहा, इन लोगों ने कब जनता की सुध ली? अगर ये जनता की सुध लेते तो इनके तीसरी बार हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये बेसिक फर्क ये है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता विकास के साथ साथ समाज में योगदान भी देता है, अपना सरकार का में योगदान भी देता है, कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता है। ये बेसिक फर्क है हमारे में। लेकिन ये लोग जो फीलिंग ले रहे हैं भाई राज आएगा, इनका राज अगले 20-30 साल नहीं आने वाला, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं। ये तो सोच रहे थे भाई जनता तुम्हें वोट दे देगी, जनता इनको वोट दे रही थी, लेकिन इन्होंने लेना नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने जो दावे वादे किए, जो शैलजा जी का के बारे में जो अपमानजनक शब्द बोले गए, या और जो अन्य पूरा हरियाणा ने देखा है भाई क्या क्या हुआ इनका। ठीक है, कैसे लोग मतलब कैसे सिस्टम बदल देंगे। सिस्टम तो प्रति व्यक्ति आय को लेकर आपने शुरुआत में कह दिया थी, प्रति व्यक्ति आय अच्छी, लेकिन कुछ ही लोगों के थे, वो आसपास के ही लोग थे, वो एक ग्रुप के ही लोग थे। साथ ही अलग अलग बातों को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस को, शिवाज जी आपने सुना, रोहिला जी को, सीएम ये दावा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में कांग्रेस सरकार के दौरान हाल बेहाल थे, अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। अब दुनिया में जो टॉप की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत का नाम भी शुमार है। ज्योति जी, एक बात मेरे साथी कह रहे थे कि बार बार, पहले तो मैं उनकी बात का जवाब दे देता हूं कि आगे 10-20 साल भी सरकार नहीं आने वाली। जिस तरह से आप वोट चोरी करके सरकार बना रहे हो उस तरह से तो हम कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हम होने नहीं देंगे। लोकतंत्र के लिए हम लड़ रहे हैं और जनता जनार्दन है वो सरकार बनाएगी, आप लोगों के बयान से सरकार नहीं बन। दूसरी बात आपने कहा कि अर्थव्यवस्था की बात, कांग्रेस राज के अंदर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी, लेकिन भारत देश और हरियाणा प्रदेश ऐसा था जो अर्थव्यवस्था के मामले में हर जगह से स्टिक बैठता था और हर जगह से अपने आम जनमानस के लिए काम करके उनको आगे ले जाने का काम कर रहा था। दूसरी बात आप लोगों ने कही है कि पहले कुछ ही लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी थी। आप लोगों के अब देख लीजिए ना, जब सीधी की सीधी एचएसएससी के अंदर आपके सूटकेस पकड़े जाते हैं, वो किस व्यक्ति की आय बढ़ रही है? सीधे सीधे आपके विधायक रामकुमार गौतम जी कहते हैं कि एमएलए को नौकरियां दो बांट बांट के, वो किस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? ये झूठे इल्जाम लगाकर कांग्रेस के अंदर आप अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकते। आपने किया है उस काम का वर्णन करो। आज 11 साल जनता ने आपको दिए, उस 11 साल का वर्णन करके आप हमें बताओ आपने क्या किया, किस व्यक्ति को आगे लेके आए हो? हर इंसान को अपने पीछे धकेलने का काम किया है।
कोई एक व्यक्ति या कोई व्यापारी वर्ग बता दो, आम किसान का बच्चा बता दो, या किसी तरह का एक इंसान को ऐसे बता दो जिसने अपने तरक्की के लिए आगे बढ़ाया हो। आप लोगों ने तो हरियाणा को उस गर्त में ले जाने का काम कर रहे हो, और आत्मनिर्भर की बात तो करते हो। आप यूपी बिहार से लेके आकर तो एसडीओ हरियाणा के अंदर लगा रहे हो, हरियाणा के बच्चों को चपरासी लगाने का काम करते हो, और जब चपरासी का भी पेपर होता है वो भी आपका लीक हो जाता है। आपका ऐसा पेपर बताइए जो लीक ना हुआ हो, और लीक होने के पीछे किसका क्या मंशा थी, वो चीजें आप लोग आज तक बता पाए हो जनता को? क्या उसके अंदर पैसे की धांधली नहीं हुई? पैसे ले लेके पेपर लीक नहीं किए गए? और तो और आप लोगों को तो शिक्षा के मामले में डूब मरने की सोच लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के पेपर भी लीक हो गए। आप बात करते हो शिक्षा की, आप बात करते हो आत्मनिर्भर भारत की। जिस बच्चों ने युवा की अहम भूमिका होती है आत्मनिर्भर भारत बनाने में, और 65% इस देश के अंदर युवा है, जहां तक मेरे को आंकलन है बताया गया 65% युवा देश को आगे लेके जाएगा। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगर इस युवा को ही आप आगे नहीं आने दोगे, इस तरह से पेपर लीक कर करके अपने घरों को भरते रहोगे, तो क्या देश की या प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? और कौन कहता है कि अमित शाह जी ने किया? अमित शाह के बेटे के अंदर कौन सी काबिलियत थी अगर आप युवा को अहमियत देना चाहते थे तो, जो उन्हें क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना के बैठा दिया गया है? आप लोग कहने से पहले कुछ सोच लीजिए। और आत्मनिर्भर भारत बनेगा किसान की आय बढ़ाने से, आम जनमानस की आय बढ़ाने से। यह ऐसे आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा जैसे आप बनाने के रहे हो। कांग्रेस को दोष देने से आपके रुक नहीं जाएंगे आपके किए हुए कर्म। आपको काम करना पड़ेगा, जनता के सामने आके बताना पड़ेगा आपने क्या किया जनता के लिए। ऐसे कहने से कुछ नहीं हो जाता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों की दो ही मंशा चली हुई है, हम दो हमारे दो। अंबानी अडानी के लिए आपकी सरकारें काम कर रही हैं, न कि आम जनमानस के लिए आपकी सरकारें काम कर रही है। आप लोग को कहने से चलिए मैं इनेलो को चर्चा में रेड्डी रेणु साहब को चर्चा में जोड़े, उनसे पहले रोहिला जी को कुछ कहना है। रोहिला जी बोलिए। अमित शिवाज भाई अपडेट होकर नहीं आते, इनके की दस्ती पेटवाड़ है इनके। नारनौंद के, अरे एक नारनौंद के विधायक है इनके, उन्होंने क्या बोला था भाई एक जना 5-5 4-4 वोट गिरी हो। ये वीडियो है, ये उनका सोशल मीडिया पे वायरल है। तो वोट चोर तो ये लोग खुद है। इन्होंने 18 जो निर्दलीय उठाए थे, इन्होंने जो एक ग्रुप के विशेष के थे, बाडड़ा से लेकर राई तक आप लोगों का जनता ने टुकड़ा साफ कर दिया। तो वोट चोर भी आपके अंदर ही है, वोट चोर कोई बाहर नहीं है। वो वोट चोरी अच्छा, आप अपने स्थानीय विधायक का जो बयान आया है, क्योंकि अब करप्शन की बातें हो रही हैं और इलेक्शन के टाइम इनके उम्मीदवार नौकरियों को लेकर जो कह रहे थे उस पर भी आपने निशाना साधा, तो आपके विधायक ने अभी क्या कह दिया है नौकरियों को लेकर? क्या उसे जस्टिफाई किया जा सकता है उस बयान को? सही है वो? रामकुमार गौतम जी ने कहा जी HKRN के अंदर जो भर्तियां पता होगा, रोहिला जी को पता होगा, तभी मैं पूछ रही हूँ कि आपके विधायक ने क्या कह दिया है? मुझे पता है, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं तैयार होकर बैठा हूँ। रामकुमार गौतम जी हमारे वरिष्ठ विधायक, उन्होंने जो कहा वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। व्यक्तिगत विचार कोई भी कहीं भी कर सकता है। दूसरी बात, व्यक्तिगत जैसा क्या होता है? पब्लिक डोमेन में आप चुने हुए नेता हैं, इनके उम्मीदवारों के बयान व्यक्तिगत नहीं थे, अब जनप्रतिनिधि के भी बयान व्यक्तिगत हो गए, ये कैसे चलेगा रोहिला जी? ऐसे सिर्फ 5 सेकंड, उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला, कुछ बोल लो वो ठीक है ना, वो बोल सकते हैं। लेकिन जो मनोहर लाल जी ने एक व्यवस्था खड़ी की थी और उसी पर किसी पत्रकार ने मुझे सवाल पूछा था, तो उन्होंने क्या कहा कि HKRN को पहले समझना चाहिए वो क्या है। वो है मेरिट पर, वो है योग्यता पर, और वो योग्यता की जो एक नींव मनोहर लाल जी ने खड़ी की, व्यवस्था परिवर्तन की, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। और नायब सैनी जी तो खुद मेरिट पर काम कर रहे हैं, सारा पारदर्शिता पर काम कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है कोई कार्यकर्ता भी कुछ बोल सकता है, लेकिन बोलने वाली कोई बात नहीं, पाबंदी नहीं है बोलने की भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जो एक नींव रखी गई है उस पारदर्शिता, उस मेरिट की, वो लगातार चलती रहेगी। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, एक भी काम बगैर मेरिट के नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये एक फैक्ट है कि मनोहर लाल की ओर से, अब वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, सीएम रहते हुए मेरिट के आधार पर नौकरियां, ये बहुत बड़ा बदलाव किया था और सीएम भी लगातार इसे आगे लेकर जा रहे हैं। रेड्डी साहब, सीएम ने करप्शन को लेकर कांग्रेस को घेरा के, अर्थव्यवस्था को लेकर भी वार किया के केवल करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर कांग्रेस विश्वास करती थी, लेकिन हम देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्योति जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय।
कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं कि करप्शन को ही दिखाई देता है, कांग्रेस पार्टी को केवल मात्र करप्शन ही देखती है। निश्चित तौर पर अब तो वो करप्शन को भी भूल गई है। आज हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा करप्शन है, हरियाणा करप्शन में बहुत आगे जा चुका है और ये गवर्नमेंट के ही रिकॉर्ड के अनुसार है कि 78.41% करप्शन जो है ना, 78.41% के करप्शन में बढ़ोतरी हुई है। 22 से लेकर के 25 तक 3 सालों में ही 78% बढ़ गया है करप्शन, जबकि ये जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं और करप्शन इतनी तेज गति से बढ़ता जा रहा है जो कि हरियाणा को खोखला कर रहा है। लेकिन कांग्रेस को तो करप्शन भी नहीं देखता, करप्शन देखता तो कम से कम आवाज उठाती, सरकार को घेरने का काम करती, सरकार को जगाने का काम करती, लोगों को जागरूक करने का काम करती। कांग्रेस को तो केवल मात्र गद्दी दिखाई दे रही है हरियाणा प्रदेश की, और केवल एक ही नारा है इनके पास, तो वोट चोर गद्दी छोड़। जो वास्तव में कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई जो बिंदु नहीं है, उसी को रटते फिर रहे हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश में किस कदर से करप्शन बढ़ा हुआ है, किस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, किस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा हाल हुआ, ये कोई मुद्दे इनको नहीं दिखाई देते हैं। सारे के सारे मुद्दे गौण हो गए, केवल किसी प्रकार से हमारे को गद्दी मिल जाए उसी के लिए वोट चोर सारा दिन यही अलापते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा इनको दिखाई नहीं दे। जहां तक आत्मनिर्भर भारत की बात है, ज्योति, आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि हम अपने आप में सक्षम हो जाएं, हमारे युवा के हर हाथ को रोजगार मिले, हर परिवार को आमदनी मिले, कोई मेरे देश में भूखा ना रहे, कोई मेरे देश में बेरोजगार ना रहे और हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। वो सब वस्तुएं हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो, कम से कम हमें बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़े। इसको हम आत्मनिर्भर की संज्ञा देते हैं, आत्मनिर्भरता की परिभाषा हम इसको मानते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ज्योति जी, आज हमारे हिंदुस्तान के कितने युवा विदेशों में भाग रहे हैं और कितनी मतलब अपमान को उनको सहना करना पड़ रहा है, किस प्रकार से डोंकी डोंगी क्या क्या उनको नाम दिए जा रहे हैं और किस प्रकार से हमारे देश का युवा जो है ना आज बदनाम हो रहा है और देश को भी कहीं ना कहीं धक्का लग रहा है कि इंडिया के इतने लोग बाहर गए हुए हैं। आज इसके जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है, लगभग 18.5 मिलियन हमारे हिंदुस्तान के लोग देश से बाहर गए हुए हैं रोजगार ढूंढने के लिए, और जो कि टोटल पॉपुलेशन का 6% बनता है। 6% किसी कंट्री के लोग यदि रोजगार के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का लालन पालन पोषण करने के लिए यदि उनको देश छोड़ना पड़ रहा है, तो मैं नहीं मानता कि हम आत्मनिर्भर बने हुए हैं। आत्मनिर्भर के लिए अभी हमें बहुत कई कोश और हमें चलना होगा। दूसरी बात, जो देश में है, यदि 6% को बोले हम कि रोजगार के लिए वो बाहर गए हैं, अपने परिवार को पालने के लिए, और अब तो एक प्रथा और भी चल गई, विशेष करके हरियाणा प्रदेश में, जिस प्रकार से इजराइल और वो हमास के बीच में युद्ध छिड़ा, तो इजराइल ने डिमांड की कि हमारे को कुछ सैनिक भेज दो, कारीगर भेज दो। एक युद्ध क्षेत्र में भी हमारे युवा जाने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, जहां पर 24 घंटे मिसाइलें फटती हैं, गोले डलते हैं, वहां भी जाने के लिए लोग, हमारे युवा जो है, तैयार हो जाते हैं। ये एक नमूना है, इसको हम आत्मनिर्भर नहीं कह सकते हैं। बेरोजगारी के मामले में हम बहुत पीछे हैं। दूसरी बात, हमारे समाज में जो असमानता बनी हुई है, ये बेशक घोषणा करें कि आज हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक की पर कैपिटा इनकम 2.12 लाख रुपए है, और हरियाणा में तो इसका ढंढोरा पीटा जाता है कि 3 लाख से भी प्लस पर कैपिटा इनकम, रिकॉर्ड के अनुसार 2,96,000 पर कैपिटा इनकम हरियाणा प्रदेश में है और हिंदुस्तान में 2.12 लाख पर कैपिटा इनकम है। लेकिन इसके बावजूद जब एक व्यक्ति को 3 लाख रुपए पर इनकम है औसतन, तो फिर हमारी ये 52 लाख बीपीएल लोग कहां से आ गए थे? 75 लाख परिवारों में से 52 लाख परिवार हमारे बीपीएल में आ गए, जिनको अब काट काट करके 41 लाख पर ये लेकर के आए हैं। यदि इतनी ही इनकम है तो आखिर ये गरीबी की रेखा से नीचे इतने लोग क्यों हैं ज्योति जी? ये बहुत गंभीर क्वेश्चन बनता है। हाँ, ये ठीक है, पर आप कैपिटा जानते इनकम हैं पर कैपिटा इनकम होगी ऑन एवरेज, ये नहीं है ना, एक एक आप जानते हैं ऑन एवरेज ही चीजें निकाली जाती हैं, या बखूबी जानते हैं रेडू साहब? एक मिनट प्लीज।
2,96,000 और पर बीपीएल कैपिटा बीपीएल इनकम की जो हम बात कैलकुलेशन के करेंगे अनुसार उसका शुरू होगी। 1,80,000 सालाना जो परिवार की आय है वो वाला एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। जी जी जी, ये पर कैपिटा इनकम आंकड़ा सही है, स्टेटिस्टिक के आधार पर सही निकाला गया है, लेकिन यदि असमानता का रेशो हम देखेंगे कि वो जो 10% लोग हरियाणा प्रदेश की 90% वेल्थ के ऊपर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, उन 10% लोगों की जो इनकम है वो 90% लोगों की इनकम को इंक्रीज करती है। वास्तव में 90% लोगों के पास कुछ नहीं है, वो बिल्कुल गरीबी हालात में जीवन यापन कर रहे हैं। ये जो असमानता, इन इक्वलिटी इन नहीं, हरियाणा में सोसाइटी जो इतना आई बुरा है, हाल तो नहीं ये है भी रेड्डी बहुत साहब। गंभीर मुद्दा बना हुआ है आप ज्योति जी। खुद हरियाणा के होकर, मैं खुद भी हरियाणा से हूँ, हरियाणा के लोग हमें देख रहे हैं, हरियाणा की जब बात करें इतने हाल बेहाल नहीं है हरियाणा के। और इसमें हम किसी सरकार को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, आपकी भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, अलग अलग सरकारों में कभी इतने बुरे हाल नहीं रहे कि 90% लोग हरियाणा में बेहद गरीब हैं। आप लोग को भी जानते हैं, ऐसा ऐसा कम से कम नहीं है हरियाणा के लिए। नो, ऐसा नहीं है। आपसे ही समझना चाहता हूँ। मैं अभी रोहिला जी को भी अगले राउंड में आप बोलिएगा, अगले राउंड में आप बोलिएगा, काफी डिटेल में आपने। 70 लाख परिवार में से आज भी 41 लाख परिवार बीपीएल में एज पर द रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, आज भी हैं। चलिए, उनमें से किसी की आय बढ़ी है अगर, या किसी तरह से कोई क्लैरिकल मिस्टेक थी या जो भी टेक्निकल चीजें थी, रोहिला जी वो बेटर बता पाएंगे। कुछ को कम भी किया जा रहा है, कुछ जो रोहिला जी, ये बार बार ये कैसा मुद्दा हो गया? 1,20 से आप लोगों ने बढ़ाकर 81 किया, जो आंकड़े बढ़े गरीबी रेखा वाले, उन्हें लेकर भी बार बार घेरा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर तो आप लोग दावा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, स्वदेशी को लेकर बातें हो रही है, विकसित देश, विकसित हरियाणा की बातें हो रही है, लेकिन ये जो आर्थिक विषमता है या जो ये अंतर है, ये लगातार बढ़ रहा है। ये इनेलो प्रवक्ता की ओर से सवाल पूछा गया, आप बहुत शॉर्ट में इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद मलकानिया जी को मैं चर्चा में जोड़ रहा हूँ। रखूंगा। इनेलो के साथी जो बता रही है अपने समय की बता रही है, इनके टाइम पर जो हाल था, जो ये संपत्तियों में कब्जे करते थे, जो कब्जे की लड़ाई थी, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने डंकी रूट की बात की, इनके नेता ने जो रोहतक में रैली हुई थी उससे पहले गांव के दौरे कर रहे थे रोहतक हल्के में, उन्होंने खुद ये बोला था कि डंकी रूट में जो गए हम उन लोगों को लेटर जारी करते हैं और वो हमें आगे मिलते नहीं। ये मैं वीडियो भेज दूंगा, तो स्वीकार इनको करना चाहिए भाई, इन्होंने गलत प्रथा की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने HKRN के माध्यम से अभी भी जर्मनी की निकाल रखी है, जर्मनी की, दुबई की निकाल रखी है। अगर विदेश जाना एक अलग क्रेज होता है, क्योंकि वो पड़ोस में कोई गया हुआ होता है तो दूसरा पड़ोसी भी चाहता है कि मैं बड़ा ट्रैक्टर लाऊं भाई। ये हाँ, देखा देखी भी है और लोगों को लगता है पता नहीं विदेश में जाकर आप फटाफट ऐसा क्या कर लेंगे कि बहुत जल्द आप पैसा कमा लेंगे। ये भ्रांति भी है युवाओं में, सरकार भी इस पर काम कर रही है। हरियाणा के माफी मांगनी चाहिए कि आप लोगों ने प्रोत्साहित किया डंकी रूट से जाएं, आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए हरियाणा की जनता से। लेकिन हरियाणा की सरकार ने HKRN के माध्यम से विदेशों में हजारों बच्चों को भेजा है और उनके गार्जियन हरियाणा सरकार है। अगर कोई जाना चाहता, कोई स्किल्ड है कोई, तो उसके लिए दरवाजे खुले, वो चाहे हरियाणा में काम करे चाहे वो विदेश में काम करे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज सारा संसार एक हो चुका है, ठीक है ना। काम करने के लिए लोग दुनिया जाती है, दुनिया हमारे देश में आती है। तो ये इनका जो, लेकिन इनका रहता ये है कि भाई इनेलो का भाई तुम्हारा राज क्यों नहीं आ रहा? राज इसलिए नहीं आ रहा भाई, आप लोग आज सत्ता में थे, सत्ता में से एक सीट पे आगे, एक से दो पे आगे, आने वाले 20-30 साल में भी आप लोगों का कुछ है नहीं, क्योंकि आप अपनी बातों से फिर जाते हैं। आपने ये नहीं पता होता भाई कल हमने क्या बोलना है। आपके नेता बोल रहे हैं डंकी रोड पे गए हुए लोगों को हमने मदद। चलिए, आप लोग तो इनके साथ ही मिलकर सरकार बनाते रहे हैं, जूनियर पार्टनर रहे एक टाइम पर। अभी 2019 वाला भी इन्हीं के परिवार की एक पार्टी के साथ आप लोगों ने कुछ समय क्या, एक लंबे समय तक सरकार चलाई, करीब 4 साल तक। तो राजनीति में हम ये नहीं कह सकते कि आपको तो अब घर ही बैठना है, जनता ने घर बैठा दिया है। संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं का खेल है, सब कुछ संभव है। खैर, ये हमारे टॉपिक से दूर है ये बात। रेडू जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, सिर्फ दो मैं मलकानिया नहीं नहीं मैं मलकानिया जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। अभी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए रेडू जी, शिवाज जी को भी कुछ कहना है। रुकिए तो 2 लाइन में आपको समय दूंगी, आप 4 लाइन बोलेगा, 2 लाइन नहीं, आप 4 लाइन बोलेगा। अभी आप रुकिए। मलकानिया जी, सीएम जो कह रहे हैं कि पहले बेरोजगारी थी या पहले करप्शन था, करप्शन की बात आज उनकी ओर से की गई है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं करप्शन में तो इस वक्त हरियाणा नंबर 1 है। हम जब सरकार में थे तब प्रति व्यक्ति आय भी नंबर 1 था हरियाणा।
देखो, जो भी सरकार आती है वो कोशिश करती है कि भ्रष्टाचार कम हो और ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए, विकास किया जाए। परंतु ये नीचे से ऊपर स्तर से लेकर नीचे स्तर तक कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है। आज भी हम देखते हैं कि ऊपर के स्तर पर चाहे पर्ची खर्ची खत्म हो गई, परंतु जब कार्यालय में जाते हैं तो काम कराने के लिए कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है। तहसीलों में चल जाओ, कचहरियों में चल जाओ, थाने में चल जाओ, आपको वहां कुछ ना कुछ तो ऐसा रिश्वत चलती है। तो इसको हम ये बिल्कुल हम दूर नहीं कर सकते। कई पोस्टें होती है जहां पर बैठा है आदमी, अब कई बार थानों तक की बोली होती है, तो इस प्रकार चलता है। परंतु ये कोशिश की जा रही है सरकार में कि भ्रष्टाचार कम से कम हो, पर्ची खर्ची खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि पहले ऐसा होता था, जो विधायक बनता, दूसरा मंत्री जाता, उसके पास लोग जाते थे नौकरी लगवाने के जाते थे और वो सिफारिशें भी करते थे। और उसमें एक प्रथा थी कि आपका प्रतिनिधि है, आपने चुनकर भेजा है तो उससे काम लेना आपका काम है, आपका काम कराना उसकी ड्यूटी है। किसी को लगवाना या करना वो उसकी ड्यूटी समझी जाती है। अब ये है कि सरकार ने एक कैटेगरी फिक्स कर दी है, एग्जाम होते हैं, उसके हिसाब से योग्यता के आधार पर नौकरियां होती हैं। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया। भ्रष्टाचार है। जहां तक स्वदेशी का सवाल है, अब स्वदेशी जो है वो अगर हम स्वदेशी को अपनाएंगे, अपने उद्योगों से कुछ कमाएंगे तो उससे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। परंतु स्वदेशी का मतलब ये नहीं हम खादी की तरह दोबारा चरखा या सूत काटने बैठ जाए या खादी बैठ जाए। अब तो टेक्निकल युग आ गया है, इंटरनेट का युग है, बहुत बड़े आगे बढ़े हैं। अब तो एक मोबाइल में आपका कैमरा भी है, घड़ी भी है और दूसरी चीजें भी है, तो वो फोटो भी खींचते हैं, रील भी बनाते हैं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो कम हो गई हैं। बेरोजगारी का कारण सबसे जो हम टेक्नोलॉजी में बड़े हैं, पहले खेतों में बैलों से हल जोड़ते थे, अब आपके पास ट्रैक्टर है। जो काम 10-10 मजदूर 20-20 मजदूर करते हैं, अब क्रेन और दूसरी चलते हैं, एकदम हो जाता है। तो ये भी कारण है। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो छोटे कुटीर उद्योग है उनको भी बढ़ाना होगा और स्वदेशी को अपनाना होगा। और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद जो बड़े बड़े जहाज तक जो है वो हमारे देश में बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है, उसे स्वदेशी ही कहा जाएगा। और स्वदेशी की ओर जोर देकर लोगों को अपने देश में रोजगार देकर रोजगार पैदा किया जा सकता है। जहां तक विदेशों का जाने का सवाल है, ठीक है, क्रेज है, आपके जाते हैं, परंतु आप लाखों रुपए जाकर खर्च कर विदेशों में जाते हैं, उस लाखों रुपए से आप अपने देश में भी रोजगार पैदा कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, कोई कारोबार खोल सकते हैं। अब जमीन बेचकर दूसरे काम करके हजारों लाखों रुपए खर्च करके विदेशों में जा रहे हैं और वहां कभी धन की रूप से जा रहे हैं, कभी कैसे जा रहे हैं, फिर वहां से डिवोर्स करके आ रहे हैं, हथकड़ियां लगा कर आ रहे हैं। तो वो सही नहीं है। हमें जितना पैसा हम विदेश जाने के लिए खर्च करते हैं, उस पैसे को हम अपने देश में ही किसी न किसी प्रकार का रोजगार पैदा करने के लिए खर्च करें, तो जो रोजगार है भी मिलेगा, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगारी भी कम होगी, हम दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे। मलकाने जी, शुरुआत में आपने कहा कि अब भी हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं है, सरकारी दफ्तरों में या थानों में कहीं भी रिश्वत मांगी जाती है। तो बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, आप में से किसी के साथ या दर्शक जो देख रहे हैं किसी के साथ भी ऐसा होता है तो आप हरियाणा की जो भी जनता है, हरियाणा की जो भी आवाम के हमारे दर्शक हैं, आप वीडियो बनाकर हमें भी भेज सकते हैं और हम उन तमाम बातों मुद्दों को रोहिला जी सरकार तक लगातार पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं, हरियाणा का नंबर 1 चैनल होने के नाते, और सरकार और प्रशासन उस पर संज्ञान भी लेता है, ऐसा नहीं है। शिवाज जी, स्वदेशी पर सरकार जोर दे रही है, अर्थव्यवस्था को लेकर बातें हो रही हैं, विकसित हरियाणा विकसित भारत की हमने पिछले जवाब में भी आपसे बातें की थी, लेकिन रोहिला जी ये कह रहे हैं हम जो विकास कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में सरकार बनने से पहले आप लोगों को, रोहिला जी के शब्दों में कहूं कि आप लोग तो सरकार बनने की फीलिंग ले गए थे कि हमारी सरकार बन गई है। रेणु साहब खुद ये कह रहे हैं कि आप लोगों को जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं, ना बेरोजगारी से मतलब है, ना करप्शन से मतलब है, आप लोगों को केवल गद्दी ही नजर आती है। तभी आप लोग जो अभियान भी चला रहे हैं वो भी वोट चोर गद्दी छोड़ वाला ही चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरा खेल सरकार और सीएम की कुर्सी को लेकर। क्या ये चीजें जग जाहिर नहीं हो चुकी हैं? हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया है कि ब्राजील की लड़की 22 वोट हरियाणा के अंदर डाल के जाती है। क्या ये वोट चोरी नहीं है? दूसरी, मेरे मित्र रेड्डू साहब ने कहा है कि करप्शन पे नहीं दिखाई देता।
आज तक आप ये बता दीजिए, आप बीजेपी के विरोधी कहते हो, वैसे तो हो आप बी टीम, लेकिन आप विरोधी कहते हो। आपने आज तक भी बीजेपी ने करप्शन किए, चाहे वो बोर्ड के अंदर सुटकेसे पकड़ी गई हो, करोड़ों रुपए पकड़े गए हो, किसी भी मुद्दे को लेकर आपने बीजेपी के खिलाफ कौन सा प्रदर्शन किया है? आप कह रहे थे करप्शन के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करती। सबसे पहले बोर्ड के आगे बैठ के जैसे के आगे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और कुमारी शैलजा ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सब लोगों ने मिलके इसका विरोध नहीं किया था? करप्शन के खिलाफ नहीं गए थे क्या? हर मुद्दे के ऊपर जब पेपर कोई लीक होता है या कोई और विषय होता है, किसी भी किसान का विषय होता है या आप जितना पेपर लीक की बातें करते हैं, सुरजेवाला जी से काफी प्रभावित लग रहे हैं आप। मैं सुरजेवाला जी से नहीं लग रहा जी, मैं कांग्रेस पार्टी से प्रभावित, और सुरजेवाला जी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है। उन्होंने जब भी कोई मुद्दा उठाया है, हम उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमने बात बताई है कि जब एचएसएससी के अंदर सुटकेस पकड़े गए थे, तब सबसे पहले जाके मैंने सुरजेवाला जी का भी नाम लिया, मैंने शैलजा जी का भी नाम लिया, और मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी नाम लिया। अच्छी बात है, ठीक है। कुल मिलाकर सार ये है, आप लोग इनको बी टीम बताते हैं, ये लोग आपको बी टीम बताते हैं। लेकिन जो मुद्दा है कि अगर ऐसा कुछ है भी, बेरोजगारी को लेकर, करप्शन को लेकर, आप सुनिए तो साथ साथ क्यों बोल रहे हैं? काम करने का काम किया है, साथ साथ क्यों बोल रहे हैं? गुंडागर्दी या कानून व्यवस्था कुछ भी अगर आप लोगों के मुताबिक आप लोगों को लग रहा है कि हरियाणा में हाल बेहाल के, आप लोग कब जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं? ये केवल प्रेस वार्ता कर देना, ट्वीट कर देना, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना, वहां सरकार से सवाल पूछ लेना। आप लोग इनेलो को बी टीम बताते रहिए, इनेलो वाले आप लोगों को बी टीम बताते रहेंगे। जींद के अंदर अगर किसी व्यापारी की हत्या हुई, तब कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था। किसानों के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती है। कब कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों से भागती है? युवा के ऊपर कोई प्रहार होता है तो जब कांग्रेस पार्टी उनके लिए एक नींव की बन के खड़ी होती है, उनके ऊपर कुटाराघात नहीं होने देती, उनको बचाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज बनके जनता के लिए काम करने की सोचती है, कभी कुर्सी के लिए नहीं सोचती। वो तो जनता ने देखा है कि तब जब हम उनके हितों के लिए काम कर रहे हैं, वहां कहां तक स्टिक बैठे हैं। हो सकता है जनता को हम जब तक स्टिक नहीं लगेंगे तब तक हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, और इन जन विरोधी नीतियों का हम विरोध करते रहेंगे। रेणु जी कुछ कहना चाह रहे थे? साथ ही रेणु जी, आपने रोहिला जी को भी सुना कि आप जो आर्थिक विषमता की बात करते हैं, 90% लोग गरीब हैं। रोहिला जी को लगता है कि शायद आपको चौटाला सरकार या इनेलो का राज ही याद आ गया है, क्योंकि इस वक्त तो हरियाणा में ऐसा नहीं है बीजेपी के मुताबिक। बड़े गजब की बात है। हम लगभग 22-23 साल से सत्ता से बाहर है। 2004 में हम चले गए थे, 2005 फरवरी में। 22-23 साल के बाद भी इनको इनेलो की कमियां गिनने का अवसर मिला हुआ है। कमाल की बात है। इसका मतलब इनके पास कुछ मुद्दा कुछ है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि हमने HKRN बना दिया, जिसमें से इनको हम योग्यता के आधार पर बाहर भेजने का काम करते हैं। हमने दरवाजे खोल दिए। भाई बॉर्डर के ऊपर कितने दरवाजे बना दिए आपने? इतने सारे दरवाजे बना दिए कि ट्रंप वहां से जहाजों में ठोक ठोक करके हथकड़ियां और बेड़ियां बांध बांध करके उनको वापस भेज रहा है। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था जिस प्रकार से अब अपमान किया जा रहा है। और आपने दरवाजे भी खोले तो युद्धग्रस्त क्षेत्रों के लिए दरवाजे खोल दिए, वहां भी आपको अपमान सहना पड़ रहा है। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर आया हुआ है। तो किस प्रकार के ये गेट लगा रहे हो? इन गेटों को बंद कर दो। बंद गेट ही अच्छे हैं हमारे लिए। तो अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। तो ज्योति जी हंसी आ रही थी मुझे जब हमारे साथी बोल रहे थे। धान का अभी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट धान घोटाले का जो है ना, ये देने के लिए चले गए जो अपना ज्ञापन राज्यपाल महोदय को। केवल 10-20 आदमी इकट्ठे होकर के राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया कि हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा धान का स्कैम हुआ है, उसको रोका जाए। प्रेस में जाने से पहले ये दिया, और जब ज्ञापन देकर के वापस आए तो इनका स्टेटमेंट आया कि हमने राज्यपाल को मिलकर के ज्ञापन दिया और हमने मांग की है कि वोट चोरी के मुद्दे की जांच हो। अरे भाई, गए थे किसान के लिए और खोदा पहाड़ निकली चुआ। अब स्टेटमेंट आ रहा है कि वोट चोरी का ज्ञापन देकर के इसकी जांच होनी चाहिए। लिक्कर के बारे में आपने कब कौन सा प्रदर्शन किया था? लिक्कर घोटाला कितना बड़ा हुआ था, एक कहीं का दिखा दो। और तो सबसे बड़ी बात, मनुष्य के जीवन की जो ना सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है, जल ही जीवन है हम कहते हैं। जब पंजाब सरकार ने हमारा पानी रोकने का काम किया था तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही सड़कों पर उतरी थी। आपको ये क्लिप दिखा दो हमारे को
कि भाई हमने जल की मांग के लिए, पानी की मांग के लिए धरना प्रदर्शन करने का काम किया था। 5 आदमी जाकर के राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम करते हो। अगर इसको आप प्रदर्शन मानते हो, इसका धरना मानते हो, तो आपको बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत बधाई है। और इसी प्रकार से रजिस्ट्री का कितना बड़ा घोटाला था, अभय सिंह चौटाला ने तो SIT तक बिठवाने की मांग की थी और सरकार ने आज तक उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में सौंपने का काम नहीं किया है। तो आपने कौन सा उसके लिए, कब आपने धरना प्रदर्शन करने का काम किया था? सरपंचों को चंडीगढ़ में पीटने का काम किया, किसानों को बॉर्डर पर पीटने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ट्रैक्टरों का काफिले ले लेकर के गई थी। मेरे भाई, आप एक क्लिप दिखा दो हमारे को जो आपने किसानों के लिए कहीं धरना प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश लेवल पर करने का काम किया हो। तो सरपंचों को चंडीगढ़ में पीटा, आंगनबाड़ी वालाओं को चंडीगढ़ में पीटने का काम किया। एक क्लिप दिखा दो हमारे को आप कि हमने जो ना रोडों के ऊपर जाकर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में धरना प्रदर्शन करने का काम किया। हाँ, एक प्रदर्शन आप लोग कांग्रेस पार्टी जरूर कर रही है ज्योति जी, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। वोट चोर गद्दी छोड़ हिसार में इन्होंने प्रदर्शन सभा की प्रदर्शन किया। इनके दोनों जिला अध्यक्ष जुत्तम पुजार, ये जुत्तम पुजार का जरूर ये प्रदर्शन करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि देखो कांग्रेसी कितने ताकतवर हैं, हम आपस में भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते, तो बाकी प्रदेश को तो कैसे छोड़ देंगे। ये तो जरूर आपका प्रदर्शन चल रहा है, हर जगह ही चल रहा है। चाहे आपने कहा कि हम जो ना एक्शन लेंगे जो इस तरह का काम करते हैं, आपके नरेंद्र राव जी प्रदेशाध्यक्ष, देखो प्रदेश अध्यक्ष का पद सम्मानित होता, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, लेकिन उनका विचार क्या था कि जिसने भूपेंद्र हुड्डा का फोटो नहीं लगाया हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जिसने शैलजा का नहीं लगाया उसकी कोई गुणगान नहीं, उसकी कोई पूछ नहीं, ना नहीं लगा तो ना लगाओ भाई। नहीं, ये कब कहा कि शैलजा का नहीं लगाया तो कोई बात नहीं? शैलजा का नहीं लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कब कहा राव नरेंद्र सिंह ने? और क्या एक्शन इन्होंने लिया? ये फुटओवर जो है ना, ये कब कहा कि शैलजा का फोटो नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, हुड्डा का नहीं लगाया तो ही कार्रवाई करेंगे? ये कब कहा रेणु साहब? क्यों, आपको क्यों लगता है आप चलती डिबेट में कुछ भी कह देंगे, आपको कोई टोकेगा नहीं? खुद सुना है, ये कब ये कहा? ये आप ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का नहीं लगा तब उन्होंने कहा होगा कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कम से कम नहीं कहा कि शैलजा का नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। बरगलाने का काम करते हैं। और जिस दिन हम डिबेट पर बैठे थे उसी दिन टीवी चैनल के ऊपर हमारे को सुनाया गया था रिपोर्ट में, हमने वहां सुन करके, चैनल कौन सा था मुझे ध्यान नहीं, उस रिपोर्ट में देख करके नरेंद्र राव नहीं, ये कभी नहीं कहा कि शैलजा का मत लगाओ। बाकायदा इस बार तो राव नरेंद्र सिंह की ओर से लिस्ट, हालांकि वो अलग बात है कि उनका ही सिरदर्द बन गई है, नेताओं की लिस्ट दी है कि जब भी कार्यक्रम होंगे पोस्टर पर इनके फोटो लगाना मैंडेटरी है, लगाने ही होंगे। उसमें कुमारी शैलजा भी है, रणदीप सुरजेवाला भी है, दीपेंद्र हुड्डा भी है, कई बड़े नेता हैं। रोहिला जी, आप देख रहे हैं, और ये जो डिबेट हो रही है, हरियाणा के दर्शक देख रहे हैं, ये हरियाणा के विपक्ष का मिजाज है कि आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं। रोहिला जी, ये दोनों की जो बी टीम, एक दूसरे को बी टीम साबित करने की जो लड़ाई है, मुद्दे दोनों ही उठाते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को बी टीम बताते हैं। बहुत आसानी आप लोगों को होती होगी मैडम, चाहे वो राष्ट्रपति के समय में हो या किसी भी समय में हो। चलिए ठीक है शिवाजी, अब मैं बीजेपी से बात कर रही हूँ, तभी ने समर्थन करके अब मैं यही तो कह रही हूँ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं सभी हमारी बी टीम में। अभी आप लोग रुक नहीं रहे, इसलिए मैं रुकिए तो रेणु साहब, रुकिए तो रुकिए। इस प्रकार से आपने पटकनी देने का काम किया कांग्रेस का लीडर। आपके बारे में तो सरासर देखिए, ये बी टीम वाली लड़ाई नहीं रुकती है रोहिला जी। के साथ साठगांठ करके सरकार से कम सवाल पूछते हैं आप लोग, एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। किस तरह से अपनी साठगांठ करके अपने दो बच्चों को जितवाने के लिए बीजेपी से साठगांठ करके कैसे टिकटें बांटी हैं, ये चीजें तो सरेआम बयान हो चुके हैं मीडिया के अंदर। ठीक है, हमें बढ़िया है, लगे रहो। रेणु साहब, आपका दर्द ये नहीं है, आपका दर्द बीजेपी नहीं है जो सत्ता में बैठी हो, आपका दर्द नहीं है। आप जनता के मुद्दों से नहीं लड़ना चाहते, आपको कांग्रेस दुश्मन दिखाई देती है, लेकिन बीजेपी दुश्मन है जनता की, जो जनता को बरगलाने के काम करे। इस टाइम आपको सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना चाहिए, आप हर टाइम कांग्रेस को निशाना क्यों कर रहे? मैंने तो शुरुआत में एक बार भी आपको निशाना नहीं किया। शुरुआत में रोहिला जी हंसने आराम से बैठकर, कमाल का विपक्ष है हमारा, कमाल का विपक्ष है हरियाणा का। किया था आप लोगों का काम फूटपन का व्यवहार और जनता को बरगलाना, ये चीजें आपके नेता आदरणीय अभय सिंह चौटाला भी शरेआम करते हुए कांग्रेस को मुर्गा बना तो ठीक है ना, 11 साल से आप लोग सरकार में नहीं है, 20 साल से ज्यादा इनको हो गया। आगे सवाल कर ले, बीजेपी से क्या कीजिए ना, बीजेपी से कम सवाल होते हैं, एक दूसरे पर ज्यादा सवाल उठाते हैं।
कौन सा मुर्गा बना देंगे कांग्रेस का? आज बीजेपी का बना दो जो जनता के साथ कुठाराघात कर रही है। आपके अंदर पावर नहीं है, आप बोल जाओ। और क्योंकि आप लोग बीजेपी से मिलके आपके बेटे को जितवा के लेके आए हो, इसलिए आपके अंदर ताकत नहीं, आपके सारे भेद खुल जाएंगे। और आपके पावर अंदर इसलिए बीजेपी के खिलाफ बोलने की क्षमता नहीं है। जिस दिन आप बीजेपी के खिलाफ बोले, आपका सफाया हो जाएगा। बीजेपी को आपकी सारी कमजोरियां पकड़ के बैठी हुई है। जो आप कर रहे हो ना अंदर खाते से, सबको पता है तो आप क्या सुनो कर रहे ना, हो, आप सबको पता है। क्यों लड़ रहे हैं इतना, क्यों लड़ रहे हैं दोनों? मैं इंतजार कर रही हूँ, आप लोग खुद रुकेंगे बोलकर। बोलते नहीं हो भाई। आप क्यों लड़ रहे बोलते हैं, हैं? आप शिवाजी बोलते हैं। कहाँ रुकिए, बोलते आप हैं? रुकिए, आप इनेलो को कह रहे हैं। एक बार बता दीजिए। अभय कहते हैं आपके नेता दोनों भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों बीजेपी से मिले हैं, वो उनको बीजेपी का एजेंट बताते हैं, आप लोग इनको बी टीम बताएं। तो ये तो चल ही रहा है ना, इसमें नया क्या है? कोई सामाजिक मैं बीजेपी से भी सवाल कर रही थी, ये मुद्दा उठाएंगे, ये बेरोजगारी की भी बात करेंगे, ये करप्शन की भी बात करेंगे, कानून व्यवस्था की भी बात करेंगे, लेकिन दोनों की लड़ाई ये होगी कि विपक्ष में मजबूत कौन है या विपक्ष में मजबूती से आवाज कौन उठा रहा है, बी टीम कौन है, इस बात को लेकर ही लड़ाई रहती है। रोहिला जी, कांग्रेस तो है ही नहीं, कहीं उसमें कहाँ है? सरकार कांग्रेस विपक्ष में ही है। और आप जिनके 20 आदमी बोल रहे थे चले गए, वो जनता के नुमाइंदे चुने हुए 20 विधायक थे। और 20 विधायक का मतलब 20 हल्के होते हैं, विधानसभा में आदमी गए हो, एक आदमी नहीं गया, उसके पीछे योजना से लाभ ना मिला हो, वरना जो को मिला है। और अभी आपने जो ट्रांसपेरेंसी की बात की है, जो लोग वो योजनाओं में आ गए, उनको शिवाज जी, रोहिला जी एक बार आप रुकिए। ऐसे ही रहना। रेणु साहब रुक जाइए, क्या परेशानी है आप लोगों को? क्या परेशानी है आप लोगों को? इतना समय दिया है बोलने के लिए, दूसरों के समय में क्यों बात कर रहे हैं आप? क्या तरीका है ये? शिवाजी आपको बहुत टाइम दिया, उस वक्त जितना आपने बोला खूब सुन लिया लोगों ने, अभी आप दूसरों के समय में मत बोलिए। बोलिए रोहिला जी। ज्योति जी, यहाँ इनके प्रवक्ता बोलते हैं जनता इनको सुन नहीं रही, किसी को 11 साल से नहीं सुन रही, किसी को 20 साल से नहीं सुन रही, और वो इनकी मतलब हकीकत को बयान करता है। इन लोगों के अंदर चोर था, इन्हें सत्ता यन प्रकरण के किसी भी हालत पर चाहिए थी। अभी जैसे इन्होंने जो तेजस्वी यादव ने उधर लंबी लंबी फेंकी थी, मैं हर घर में सरकारी नौकरी दूंगा, ऐसे ही इनेलो वाले ने बोला था मैं 21,000 रुपए दूंगा बेरोजगार को, और अब बहुत आगे निकल गए थे इन चीजों में। तो जनता कंक्रीट जो चीज संभव है उन पर जनता भरोसा करती है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन की एक लहर थी, जो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया, उस पर भरोसा किया। हमने बिना पर्ची बिना खर्ची 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी, हमने एचकेआरएन में हजारों नौकरियां दी, हमने एचकेआरएन में जो इन लोगों के सताए हुए लोग थे, जिनसे पैसे लेकर इन लोगों ने ठेके पर लगाया हुआ था, इनेलो ने भी कांग्रेस ने भी, हमने उन लोगों का 58 साल सिक्योर किया। 1,20,000 का आंकड़ा बनता है उन लोगों का, आप पता कर लेना, ठीक है ना। तो ये लोग सिर्फ लूट और झूठ की राजनीति करते थे, उसको जनता ने पहचाना है। लेकिन हरियाणा सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो लगातार अपना प्रयास करती है, हमारे नेता नायब सैनी जी लगातार लाखों लोगों से संत कबीर कुटीर में मिल चुके हैं, और उनकी जो भी छोटी मोटी समस्याएं होती है उनको दूर करने का काम किया जाता है, उनकी टीम द्वारा किया जाता है। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे हारे हुए कैंडिडेट है या जितने हमारे मंत्री या विधायक है, वो सभी फील्ड में रहते हैं, विधानसभा में अपने मुद्दे उठाते। कांग्रेस वाले के जो क्या बोलते हैं, इनके विधायक तो एब्सेंट रहते हैं। इनकी विनेश फोगाट थी, वो पहला सेशन इतना ऐतिहासिक होता है किसी भी विधायक के लिए, उसमें एब्सेंट थी, वो उधर महाराष्ट्र में वोट मांग रही थी वो, ठीक है ना। तो ये लोग सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 जनता को समर्पित है। नई नई योजना लेके आई हम, लाडो लक्ष्मी योजना लेके आई हमने लाखों महिलाओं को लाभ दिया है, और वो योजना भी लगातार चलेगी। उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ रही है उसमें, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन एक सत्य प्रक्रिया होती है, जिसमें भाई योग्य है वो रहेगा, नहीं योग्य है तो वो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने लगातार काम किया, और काम के दम पर हम सरकार में आए हैं। और ये जो इनेलो वाले हैं, इनका पता है हरियाणा में क्या है, इनके नेता क्या क्या बोलते रहे हैं पहले, तो इनको निपटा ही दिया। और जो कांग्रेस वाले जो नेता पकड़ पकड़ के डीसीएसपी लगा रहे थे, उनको भी जनता ने धराशायी कर दिया। तो आने वाला समय में मैं तो एक बात कहता हूं, जो डिलीवर करेगा, जो परफॉर्मेंस देगा, जो हाजिर रहेगा जनता में, वो ही सरकार बनाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है जो वोट चोरी करेगा केवल वो सरकार बनाएगा, क्योंकि शिवाजी ने शुरुआत में कहा कि ये जो बार बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, ठीक है ये लोग जीतते रहेंगे तब तक जब तक वोट चोरी करते रहेंगे। रूल में कहते कि आपने आचार संहिता लगने के बाद 10-10 हजार रुपए खाते में डाल दिए, ये क्या वोट चोरी करने का तरीका नहीं था? आपने बार बार बोल तो दिया, आपने बोल दिया कि हमें बिना निष्पक्ष हमें नौकरियां दे रहे हैं। क्या आपने एक बार भी बोला कि बोर्ड के अंदर करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, उनके ऊपर आपने बोला क्या नौकरियों के नहीं थे?
आपने बोला के ऊपर आपने 10,000 रुपए डाल दिए, कौन से उसमें जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। सुनिए, एसीबी अकाउंट देखिए आप, हमारे एमपी के ब्यूरो का लगातार अपडेट होता है। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसे पकड़ने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने के लिए संविधान को तोड़ने के लिए नहीं है। लोकतंत्र के अंदर वोट का अधिकार है, आप उसका सही इस्तेमाल उस दिन आपको आपकी जगह का पता चल जाएगा। आपको लगता है जब तक आप ऐसे वोट चोरी कर रहे हो तब तक आप सरकार में बने हुए हो। अगर जिस दिन ये वोट चोरी आपने छोड़ दी, निष्पक्ष चुनाव जिस दिन करवा लिया, उस दिन आपको आपकी जगह का पता चल जाएगा कि आपकी कुर्सी का है, कुर्सी की टांगे नहीं मिलेंगी। जनता इतनी बौखलाई हुई आपके प्रति, जनता को इतना परेशान किया हुआ आप लोगों ने। आप बात करते हैं, आप जो बातें हो, जो आपकी कमियां, उनको आप क्यों नहीं उजागर कर रहे? क्या नौकरियों के पैसे नहीं थे जो आपको ऑफिस के अंदर मिलेंगे? कांग्रेस का चाहे वो जनता का, जिनका माल हाथ नहीं लग रहा, तो घर बैठ गए, वो जनता परेशान नहीं है। आपके नेता बेरोजगार कर दिए जनता ने, उनको घर बैठाने का काम इसी जनता ने किया है। एक मिनट रोहिला चलिए साहब, आप लोग साथ साथ मत बोलिए ना, समझ नहीं आता ऐसे। शिवाज जी आप रुकिए, रोहिला जी आप भी रुकिए। मलकानिया जी, स्वदेशी को लेकर हम बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर भारत को लेकर हम बात कर रहे थे, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर दोनों ही जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां के, बीजेपी जो कि लगातार 11 साल से सत्ता में है, उससे पहले कांग्रेस काफी सालों तक देश पर शासन किया है। अर्थव्यवस्था को लेकर दोनों के अपने दावे हैं, प्रति व्यक्ति आय को लेकर दोनों के अपने दावे हैं। क्या फर्क आप देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखो, ये तो कह सकता है हरियाणा ने विकास किया, विकास बहुत हुआ है, परंतु विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, चलता रहता है। परंतु ये जरूरी है कि जो पार्टियां हैं वो चुनावों के समय ऐसे लुभावने वायदे कर देती है, जिसके बाद सरकार जब सत्ता में आती है तो उसको कर्जा लेना पड़ता है। सरकार का मापदंड ये होना चाहिए कि आप सरकार में आए तो आपने कितना कर्जा उतारा, और जो जगह पोस्टें खाली हैं अलग अलग विभागों को, उनको अगर आप भरोगे, जैसे स्कूलों में अध्यापक नहीं है तो अध्यापक लगाओगे, अस्पतालों में डॉक्टर रखाएंगे, फील्ड में पटवारी और दूसरों की नियुक्ति होगी, तो उससे बेरोजगारी भी दूर होगी और विकास भी होगा। और उसके साथ साथ जो विपक्ष है उसको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा। विपक्ष को ये एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करने के बजाय उस सरकार से पूछना चाहिए कि आपने कितना कर्ज उतारा, कितना कर्ज लिया, कितना विकास किया, कितनी जगह खाली है, कितनी पोस्टें खाली है, अस्पतालों में कितनी पोस्टें भरी, कहाँ डॉक्टरों की कमी है, कहाँ अध्यापकों की कमी है। तो इस प्रकार हो सकता है विकास के लिए बहुत सी स्थान है जहां आप भर सकते हैं। देखो, हम देखते हैं चुनावों के समय हम इतनी नौकरियां देंगे, इतनी देंगे, परंतु हम देखते हैं अभी भी जो दफ्तरों में, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में पोस्टें खाली रहती हैं। अब बहुत सारे अब जब मास्टर बेचारे चुनावों में लग जाते हैं, में लग जाते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई का भी हद होता है। तो इसलिए स्कूलों में जो पोस्टें खाली हैं उनको भरा जाना चाहिए, अस्पतालों के डॉक्टरों की पोस्टें भरनी चाहिए, फील्डों में जो पटवारियों की पोस्टें वो भरी जानी चाहिए, और जो लुभाने वादे हैं वो कम से कम की जाना चाहिए, और सरकारी जो कार्य है उसको बढ़ाने के बजाय उसे कम करने की कोशिश की जाए। और स्वदेशी जो है, स्वदेशी का जो एक अभिप्राय है कि अपने देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें और छोटे उद्योग लगाएं, विदेशों में जाने के बजाय अपने घरों में बैठकर छोटे कुटीर उद्योग लगा दें और काम खोलें, जिससे जो है बेरोजगारी कम हो जाएगी, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और देश जो है खुशहाल बनेगा। रेड्डी साहब, जो अभियान सरकार ने चलाया कि ठीक है, इस अभियान के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे उठ गए हैं, सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, लेकिन अभियान की तो कम से कम तारीफ बनती है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पर्चे बांटे जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप स्वदेशी चीजों को अपनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देशवासियों से, प्रदेश निवासियों से ये कहना चाहूंगा कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए, हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, और उनको चाहे निर्माण के क्षेत्र में, चाहे प्रयोग के क्षेत्र में, हमें उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन हम आत्मनिर्भर बने नहीं हैं, बन सके इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, आम जनमानस को भी ये एक अपनी भावना, एक मानसिकता को बदलना चाहिए कि विदेशी ही अच्छी है और देशी अच्छी नहीं है। हमें निश्चित तौर पर बिल्कुल 100% हमारी अपनी घरेलू उत्पाद को प्रयोग करना चाहिए, विदेशियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और विदेशियों को तो मैं कहता हूं बल्कि हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए, लोगों को उनका जो है
उनकी भावना औरों की भी बदलनी चाहिए कि भाई विदेशी नहीं, हम स्वदेशी का ही प्रयोग करें ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन बना नहीं है अभी तक, बनने का प्रयास किया जाना चाहिए सभी को मिलजुल करके। दूसरी बात, अभी हमारे राजवीर रोहिला जी छोटे भाई कह रहे थे कि हमने लाडो लक्ष्मी योजना लागू कर दी। भाई घोषणा तो की है, सुनी थी मैंने भी, एक दो बार चैनल पर भी सुनी है कि हम 19 लाख महिलाओं को ये 2100 रुपए पर माह देने का काम करेंगे। लेकिन किसी ने बताया कि 5 ही लाख पर अटक गई गाड़ी आकर के और उनको दिया ही नहीं। कहाँ हमारी हर महिला को देने की आपने घोषणा की थी, जो कि करोड़ों की संख्या में बनती है। और फिर चलिए वो अलग अलग चरणों में हो रहा है, वो प्रक्रिया जारी है। शुरुआत में पहले चरण की बात थी, हालांकि महिलाओं को जागरूक भी किया जा रहा था रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर। बहुत शुक्रिया आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो सरकार का जो अभियान है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, स्वदेशी अपनाने का, उस पर किस तरह की बयानबाजी तेज हो गई है, उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद की सेहत का ध्यान रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल